हेलो क्लास। कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब रासायनिक ऊष्मागतिकी। ये चैप्टर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊष्मागतिकी दो शब्दों के मिलने से बना है, ऊष्मा और गतिकी। यहाँ पे ऊष्मा का मतलब एनर्जी से है और गतिकी का मतलब जो होता है मोशन। गतिकी का मतलब क्या है? मोशन, गति करना। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा का मोशन, किस तरीके से ऊष्मा जो है गति करती है उसके बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। तो सामान्यतः सभी भौतिक व रासायनिक प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा परिवर्तन ऊष्मा प्रकाश कार्य के रूप में होता है। चाहे आप कोई सा भी प्रक्रम लो, भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रम, कोई सा भी सिस्टम है आपके पास, तो उसमें ऊर्जा क्या होती है? परिवर्तित होती है। एक ऊर्जा से वो दूसरे ऊर्जा में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे लाइट को ही आप देख लो तो वहाँ पे होता क्या है? जो विद्युत होती है, विद्युत ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है। अब पंखे के बारे में अगर देखें तो उसमें होता क्या है? उसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा होती है वो पवन ऊर्जा में क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे प्रक्रम चाहे कोई भी हो, उसमें ऊर्जा जो होती है एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है तथा वे एक दूसरे में क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात वे एक दूसरे से मात्रात्मक रूप से संबंधित होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक प्रक्रम एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जकी या ऊर्जा विज्ञान कहलाएगा, है ना। विज्ञान की उस शाखा के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा निकल रही है उस ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन का हम लोग ऊर्जा जो है किस तरीके से परिवर्तित हो रही है उसका अध्ययन करेंगे, तो वो आपकी ऊर्जा की या ऊर्जा विज्ञान कहलाएगी। ऊष्मागतिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के संपन्न होने पर कोई रिएक्शन है, या तो वो फिजिकल है या तो केमिकल है, तो भौतिक या फिर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है किसी अभिक्रिया में, तो वहाँ पे जो ऊर्जा है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है तथा उसका अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे ऊष्मागतिकी का महत्व, है ना। जो थर्मोडायनेमिक है, ऊष्मागतिकी है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है, ऊष्मागतिकी नियम के आधार पर दिए गए ताप सांद्रता पर कोई रासायनिक क्रिया के संपन्न होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। ऊष्मागतिकी जो नियम दिए गए हैं उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने ताप पर, इतने दाब पर, इतनी सांद्रता पर अभिक्रिया क्या है? संपन्न होगी या नहीं। अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना कहाँ तक है, वो कहाँ तक संपन्न होगी, इसका अनुमान हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर कर सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई दशा पर, एक निश्चित कंडीशन पर, वो रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक पूरी हो पाएगी, है ना। वो रासायनिक अभिक्रिया दी गई कंडीशन पर किस सीमा तक पूरी हो पाएगी, अगर वो कहाँ तक पूरी हो पाएगी, इसकी जानकारी हमें उस रिएक्शन को करवाने से पहले है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले से प्रिपरेशन करेंगे। अगर वो ज़्यादा समय तक अभिक्रिया जो है अधिक संपन्न नहीं हो पा रही है, कम ही हो रही है, तो इसके लिए हमें कुछ और उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ऊष्मागतिकी नहीं होती तो हम ये नहीं बता पाते कि इस कंडीशन पर अभिक्रिया जो है कहाँ तक संपन्न हो पाएगी। ऊष्मागतिकी के नियम के आधार भौतिक रसायनों में अनेक नियमों को व्युत्पन्न किया जाता है। ऊष्मागतिकी नियम के द्वारा ही हम लोग अनेक नियम को क्या करते हैं? व्युत्पन्न करते हैं, है ना। तो ऊष्मागतिकी का महत्व ये है कि ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होगी कि नहीं। और दूसरा ये है कि हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर ये बता सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो कहाँ तक संपन्न होगी। ठीक,
अभिक्रिया जो है कहाँ तक संपन्न होगी। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना रहे हैं, तो ऊष्मागतिकी के द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि वो H2O कहाँ तक बनेगा, किस सीमा तक, या फिर कितनी मात्रा में वो बन पाएगा, है ना। तो ये है ऊष्मागतिकी का महत्व। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी की सीमाएं। ऊष्मागतिकी का जो नियम है उसमें कमी ये है कि यह पदार्थ की स्वभाव, मतलब पदार्थ की प्रकृति और उसके स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। ऊष्मागतिकी जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में और पदार्थ की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। दूसरा यह है ऊष्मागतिकी के नियम केवल स्थूल व वृहद तंत्र पर ही लागू होते हैं, केवल सूक्ष्म और एक बड़े तंत्र पर लागू होते हैं। एक अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म तंत्र पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अणु या परमाणु पर ऊष्मागतिकी का नियम जो है अप्लाई नहीं होता है। अभिक्रिया की गति एवं पूर्ण होने में लगने वाले समय के बारे में यह कोई जानकारी नहीं देता है। ये बताता है कि अभिक्रिया संपन्न होगी कि नहीं, इस दशा में अभिक्रिया संपन्न होगी कि नहीं, लेकिन अभिक्रिया की संपन्न होने में कितना टाइम लगेगा इसके बारे में यह जानकारी नहीं देती है। चौथा, ऊष्मागतिकी से साम्य प्राप्त करने के लिए समय का मान ज्ञात करना संभव नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक का जो रूल है, ऊष्मागतिकी का जो नियम है, उससे हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें साम्य किस समय पर स्थापित होगा। जैसे कि यहाँ पे जिन मान लेते हैं नाइट्रोजन है नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, NH3 बना रहा है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बना रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे अमोनिया जो है टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी तो बनाएगी ना। मान लेते हैं यह अभिक्रिया जो है इस दिशा में नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बना रहे हैं। अब ये अमोनिया टूट करके फिर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रही है, तो हम ये कहेंगे कि यह अभिक्रिया दोनों दिशा में होगी और इसे इस तरीके से तीर के निशान द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बना रहा है और इस निशान का मतलब ये है कि अमोनिया टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साम्य बोला गया है, तो इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जितनी मात्रा में जुड़ करके अमोनिया बनाएंगे उतनी ही मात्रा में अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटेगी, तब वो क्या कहेगा, साम्य कहलाएगा। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जितनी मात्रा जुड़ करके जितनी मात्रा में अमोनिया का निर्माण करेगी और उतनी ही मात्रा में अमोनिया जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटेगी, तो ये क्या कहलाएगी, साम्य कहलाएगी, है ना। मान लेते हैं आपके पास एक खेत है, ठीक है, खेत है और दूसरा भी खेत है, 2 खेत है, ठीक। इस खेत में क्या है, पानी जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, क्या है, इसमें पानी जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पूरे तरीके से सूखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो बांध बना है उसको तोड़ेंगे, जिससे यहाँ का जो पानी है वो कहाँ चला जाए, इसमें चला जाए। अब यहाँ से इस भरे हुए खेत के पानी में से उतना ही पानी इस खेत में जाएगा जितने में दोनों में बराबर हो जाए। मान लेते हैं इसमें 5 ml पानी बचा है और इसमें भी 5 ml पानी गया है ना। तो दोनों में 5-5 ml पानी है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बैलेंस है ना। दोनों क्या है, एक दूसरे से, पहले इसमें पानी नहीं था लेकिन हमने यहाँ पे बांध को तोड़ा है तो यहाँ से पानी इस खेत में गया है, तो यहाँ पे 5 ml पानी बचा, यहाँ पे 5 ml पानी बचा। तो अब ये क्या कहलाएगा, आपका साम्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लेते हैं इसमें पहले 10 ml पानी था, है ना, 10 ml पानी था, उसमें से 5 ml पानी बाद में इसमें गया है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी इसमें जाना बंद नहीं होगा, जब इसमें 5 ml और इसमें 5 ml, दोनों में 5-5 ml पानी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें का पानी इसमें जाना बंद हो जाएगा, इसमें से भी पानी इसमें जाएगा और इस खेत से भी पानी इसमें आएगा, मतलब दोनों अभिक्रिया होती रहेगी, वो आपकी साम्य है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया जो है टूट कर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रही है, तो ये अभिक्रिया दोनों दिशा में होगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया भी बन रहा है और ये टूटकर यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, तो दोनों दिशा में अभिक्रिया हो रही है, समान मात्रा में हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी साम्य।
दोनों दिशा में हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, साम्य। दोनों में ही, इस खेत से भी पानी यहाँ आ रहा है, इस खेत से भी पानी यहाँ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी, साम्य। ठीक। तो ऊष्मागतिकी की नियम की कमी ये भी है कि इसके द्वारा हम लोग अभिक्रिया जो है किस अवस्था में, कहाँ पर, किस समय पे साम्य बनाएगी, किस समय पर साम्य अवस्था में आएगी, उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। ठीक। अब आगे देखते हैं कुछ मूल पद एवं अवधारणाएं। ठीक। तो पहला है सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय एवं परिवेश। ब्रह्मांड का वह भाग जो कणों की बहुत सी संख्या से बना होता है, जिनमें दाब, आयतन, ताप इन सब के विशेष मान होते हैं, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वह भाग जो बहुत सी संख्या से, जो बहुत सी कणों की संख्या से या फिर कणों की बहुत सी संख्या से, बहुत से कणों की संख्या से मिलकर के बना होता है, जिनमें दाब होता है, ताप होता है, आयतन होता है, इन सभी के एक निश्चित मान होते हैं, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जो कणों की बहुत सी संख्या से बना होगा और जिसमें ताप, दाब, आयतन एक निश्चित होगा, ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाएगा। और ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रायोगिक या सैद्धांतिक खोजों के लिए चयनित किया जाता है, निकाय या तंत्र कहलाता है। जैसे कि यदि जल पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है तो जल एक निकाय या तंत्र कहलाएगा। यदि हम लोग जल जो है उसमें ताप कितना है इसका अध्ययन कर रहे हैं तो जल एक आपका निकाय कहलाएगा। तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम लोग प्रयोग के लिए चुनते हैं, है ना, प्रयोग के लिए इस ब्रह्मांड में जिस भाग को मान लेते हैं ठोस में, ठोस के आयतन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा निकाय ठोस कहलाएगा। मान लेते हैं किसी गैस के ताप का अध्ययन, किसी गैस में ताप का अध्ययन कर रहे हैं तो गैस हमारा निकाय कहलाएगा, निकाय या फिर तंत्र कहलाएगा। जिसे हम लोग प्रयोग के लिए चुन रहे हैं, जिसे हम लोग प्रयोग के लिए चुन रहे हैं कि इसमें इसका प्रयोग हमें करना है तो वही आपका निकाय कहलाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जल को लिए हैं, यहाँ पे हम लोग जल में ताप कितना है, जल का ताप कितना है यहाँ पर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जल आपका निकाय कहलाएगा। ठीक। तो निकाय क्या है, जिसको हम लोग प्रयोग के लिए चुनते हैं। ऊष्मागतिकी तंत्र क्या है, जो बहुत सी कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक निश्चित ताप, दाब और आयतन होता है, वो ऊष्मागतिकी तंत्र कहलाएगा। ठीक। अब देखें आगे तो यदि संपूर्ण निकाय के भौतिक गुण व रासायनिक गुण एक समान है तो ऐसे निकाय समांगी निकाय कहलाते हैं। जैसे कि गैसों का मिश्रण, मान लेते हैं कोई निकाय है जिसको आपने प्रयोग के लिए चुना है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन एक समान है तो वो आपका समांगी निकाय कहलाएगा। समांगी निकाय कहलाएगा मतलब कि गैस को आप लोग दूसरे गैस में मिला दोगे तो गैस क्या होते हैं, एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका निकाय होगा वो आपका समांगी निकाय कहलाएगा। मान लेते हैं एक ठोस है और एक दूसरा ठोस है, मान लेते हैं नमक को कंकड़ में मिला रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका निकाय है, नमक और कंकड़ को आप प्रयोग के लिए चुन रहे हैं तो वहाँ पर निकाय आपका क्या है, विषमांगी है ना। यदि नमक को हम लोग कंकड़ में मिला रहे हैं, ठीक, या फिर पत्थर में मिला रहे हैं तो वहाँ पे नमक और कंकड़ को आप लोग प्रयोग के लिए चुन रहे हैं तो वो एक विषमांगी निकाय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नमक और कंकड़ एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे में घुल जाएंगे, क्या नमक और कंकड़ नहीं घुलेंगे ना, तो वो क्या है, आपका विषमांगी निकाय है। मान लेते हैं जो ऑयल है, तेल है, उसको पानी में मिला रहे हैं तो पानी भी जल में क्या है, नहीं घुलता है, ऊपर में परत अपना छोड़ता है, तो वो भी अगर उस तेल मतलब तेल से घुले हुए पानी को, मतलब जिस पानी में हमने तेल को मिलाया है, अगर उसी को आप एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए चुन रहे हैं तो वो भी एक विषमांगी निकाय का उदाहरण में आएगा। ठीक। अब हम लोग देखते हैं परिवेश या परिपार्श्विक, सराउंडिंग। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का वह भाग जो तंत्र पर सीधा प्रभाव डाल सकता है परिवेश कहलाता है। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का वह भाग जो तंत्र पर सीधा प्रभाव डाल सकता है क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। उदाहरण, यदि कोई अभिक्रिया किसी परख नली में की जा रही है तो परख नली या पात्र में होने वाली अभिक्रिया तंत्र या निकाय है।
है ना, और तथा अन्य पूरे ब्रह्मांड को परिवेश कहा जाएगा। तो सराउंडिंग को समझते हैं, जैसे कि एक परख नली है, ठीक है, ये एक परख नली है जिसमें हम लोग कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो इस परख नली के अंदर जो अभिक्रिया आपकी हो रही है वो क्या है, आपकी निकाय है, ठीक है, निकाय या फिर तंत्र है ना। लेकिन इस परख नली के अलावा इसके बाहर का जितना भी भाग है, बाहर में इसका पूरा ब्रह्मांड, इस परख नली को छोड़ करके इसका पूरा ब्रह्मांड क्या कहलाएगा, आपका सराउंडिंग कहलाएगा या फिर परिवेश कहलाएगा। ठीक, निकाय को छोड़ करके निकाय को छोड़ करके पूरा उसका ब्रह्मांड क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। ठीक, यदि कोई अभिक्रिया किसी परख नली में की जा रही है तो परख नली या पात्र में होने वाली अभिक्रिया तंत्र या निकाय कहलाएगी, तथा अन्य पूरे ब्रह्मांड को परिवेश कहा जाएगा। उसका पूरा वातावरण, उसका पूरा बाहर का भाग क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। ठीक, तो आगे देखिए, अगर निकाय परिवेश से किसी वास्तविक या काल्पित रेखा, जो निकाय है आपका, निकाय जो है वो अपने परिवेश से, अपने ब्रह्मांड से एक काल्पित सीमा रेखा द्वारा या फिर वास्तविक सीमा रेखा द्वारा अलग रहता है। सामान्यतः निकाय में होने वाली परिवर्तन से परिवेश अप्रभावित माना जाता है। निकाय में जो अभिक्रिया हो रही है उसको क्या, निकाय में जो अभिक्रिया हो रही है उसका प्रभाव जो है परिवेश पर नहीं पड़ेगा, ऐसा क्या है, अनुमान लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। अब देखेंगे हम लोग निकाय के प्रकार। अगर निकाय के प्रकार को देखें तो जो निकाय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है खुला निकाय, दूसरा है बंद निकाय और तीसरा है विलगित निकाय। निकाय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। तो खुला निकाय क्या है, वह निकाय जिससे पदार्थ तथा ऊर्जा का आदान प्रदान परिवेश से होता है, परिवेश में होता है। वह निकाय जिसमें पदार्थ का भी और ऊष्मा का भी दोनों का मतलब पदार्थ का भी और ऊर्जा का भी दोनों का आदान प्रदान किससे होता है, उसके परिवेश से होता है, वो खुला निकाय कहलाता है। बंद निकाय वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिसमें केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान परिवेश से होता है, द्रव्य का नहीं होता है, वो बंद निकाय कहलाता है। और विलगित निकाय किसे कहते हैं, जिसमें ना तो द्रव्य का आदान प्रदान और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान अपने परिवेश से होता है, वो आपका विलगित तंत्र या विलगित निकाय कहलाता है। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो अब इस निकाय के प्रकार को देखें तो मान लेते हैं इस खुला निकाय को देखते हैं। तो क्या है खुला निकाय, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग खुले में जला रहे हैं। ये एक बीकर है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, है ना। ये खुला है और तो यहाँ पे ये इसको हम लोग जलाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसा है, ठोस है, और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, जो क्या है, एक गैस है ना। तो गैस है तो ये तो ऊपर की ओर मतलब यहाँ से वो निकल जाएगा, है ना। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किसी बीकर में जला रहे हैं तो वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसमें रह जाएगा, लेकिन जो CO2 बन रहा है वो क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, साथ में कुछ ऊर्जा भी इससे बाहर निकल रही है। तो यहाँ से द्रव्य भी बाहर निकल रही है और ऊर्जा भी बाहर निकल रही है। तो ये आपका खुला निकाय का उदाहरण है। वह निकाय जिसमें पदार्थ और ऊर्जा, वह निकाय जिसमें पदार्थ का भी और ऊर्जा का भी दोनों का आदान प्रदान अपने परिवेश से, अपने सराउंडिंग से हो जाता है, खुला निकाय कहलाता है। इसके बाद अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग फिर से गर्म कर रहे हैं, ठीक है, फिर से, लेकिन यहाँ पे काम ये किए हैं कि इसको ऊपर से हम लोग बंद कर दिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को खुले बीकर में ना गर्म करके हम लोग बंद बीकर में गर्म किए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, CO2 बनेगा, तो यहाँ से CO2 तो अब नहीं जा पाएगा क्योंकि ये तो बंद है ना। मतलब यहाँ से पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो जाएगा ना। यहाँ से बंद निकाय में क्या होता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन जो ऊर्जा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है। तो वह निकाय जिसमें द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो पाता लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान अपने परिवेश से होता है, बंद निकाय कहलाता है। मान लेते हैं हम लोग एक थर्मस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक थर्मस है जिसमें हमने चाय को रखा है ना।
क्या है, चाय को रखा है। तो क्या होता है, जब थर्मस में हम लोग चाय को रखते हैं तो चाय क्या होता है, गर्म ही रहता है ना, चाहे उसको कितने टाइम तक पिए, मतलब 24 घंटे तक उसका वो रहता है शायद टाइमिंग। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक थर्मस है जिसमें हमने चाय को क्या है रखा हुआ है। तो अगर थर्मस के बाहर को हम लोग टच करेंगे तो वो तो गर्म नहीं रहेगा, गर्म रहता है क्या, नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जिस बीकर को हम लोग ऊपर से ढक करके बंद किए हैं उसको हम लोग छुएंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि वहाँ से उस ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन इस थर्मस से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। विलगित निकाय वह निकाय होता है जिसमें ना तो द्रव्य का और ना ही ऊर्जा का, दोनों का ही आदान प्रदान परिवेश से नहीं होता है। मान लेते हैं एक थर्मस में चाय को रखे हैं, तो वहाँ से चाय जो है बाहर तो नहीं जाएगी ना, चाहे कोई भी पदार्थ वहाँ से बाहर नहीं जाएगा और ना ही वहाँ से ऊर्जा निकलेगी, है ना। तो ये आपका विलगित तंत्र है। खुला तंत्र जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान परिवेश से होता है। बंद तंत्र जिसमें केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान अपने परिवेश से होता है, द्रव्य का नहीं हो पाता, बंद निकाय कहलाएगा। विलगित तंत्र जिसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ही आदान प्रदान अपने परिवेश से नहीं होता है, विलगित निकाय कहलाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय क्या है। तो आगे देखें स्थूल तंत्र। तो उष्मागतिकी में ऐसा तंत्र जो बहुत से परमाणु, अणु और मूलक से मिलकर के बना होता है स्थूल तंत्र कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। उष्मागतिकी में ऐसा तंत्र जो बहुत से परमाणु, अणु और मूलक मतलब ऐसे परमाणु अणु के जैसे ही और कुछ कण, तो इन परमाणु अणु से मिलकर के बना होगा तो वो स्थूल तंत्र कहलाएगा। स्थूल तंत्र के गुण जैसे दाब, आयतन, ताप, श्यानता इत्यादि गुण जो होंगे वो तंत्र में उपस्थित कणों मतलब परमाणु, अणु इन सब के गुण कहलाएंगे। स्थूल तंत्र के जो गुण होते हैं वो परमाणु, अणु के मूलक के कारण होते हैं, या हाँ जो गुण होंगे जैसे स्थूल तंत्र के जो गुण ताप, दाब, आयतन, श्यानता ये जो गुण हैं उसमें वो उसके परमाणु, अणु के गुण होते हैं। इसी कारण या फिर वो जो गुण है ये गुण उसके परमाणु अणु के कारण ही होते हैं, तो इसे हम लोग स्थूल गुण कहेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं गहन और विस्तीर्ण गुण। तो यहाँ पे स्थूल तंत्र हमने पढ़ा, और स्थूल गुण क्या होता है। स्थूल तंत्र में जो उपस्थित है आपका परमाणु, अणु, उन सब के कारण जो गुण उत्पन्न हो रहा है, ताप, दाब, आयतन जो उत्पन्न हो रहा है वही उसका स्थूल गुण कहलाएगा। अब देखिए गहन और विस्तीर्ण गुण। तो गहन या फिर विशिष्ट गुण क्या होता है। गहन या विशिष्ट गुण निकाय के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं होते हैं, गहन या विशिष्ट गुण कहलाते हैं। वे गुण जो, जैसे कि इस पात्र में कुछ पदार्थ है तो उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, इस पर उस पदार्थ का गुण निर्भर नहीं कर रहा है, तो वो आपका विस्तीर्ण गुण या फिर गहन गुण कहलाएगा। जैसे कि ताप जो है ये पदार्थ की मात्रा कितनी भी हो उस पर निर्भर नहीं करता। दाब क्या है, ये भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ तनाव भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। श्यानता भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अपवर्तनांक, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा ये सभी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं गहन या फिर विशिष्ट गुण कहलाएंगे। और विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण या फिर विस्तीर्ण गुण निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण या मात्रात्मक गुण कहलाएंगे। वे गुण जो उस निकाय में कितना पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस पदार्थ की मात्रा पर उसका गुण जो निर्भर करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका विस्तीर्ण गुण। जैसे कि द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, मतलब पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, पदार्थ की मात्रा कम होगी तो क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, कम होगा, है ना। तो द्रव्यमान, आयतन, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा ये सभी क्या है, विस्तीर्ण गुण या मात्रात्मक गुण है। ये सभी गुण क्या होते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की मात्रा कम है कि ज़्यादा है उस पर ये निर्भर करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके विस्तीर्ण गुण। इसको और पढ़िएगा आप लोग।
गहन गुण क्या है, विस्तीर्ण गुण क्या है। गहन गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, विस्तीर्ण गुण वे गुण जो जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो गहन और विस्तीर्ण गुण को एक उदाहरण के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, मान लेते हैं एक यहाँ पे पात्र है। ठीक, एक पात्र है जिसमें टी ताप पर V आयतन वाली गैस भरी हुई है। यहाँ पे एक पात्र है जिसमें टी ताप पर V आयतन वाली गैस क्या है, भरी हुई है। मान लेते हैं इसको किसी उपक्रम की सहायता से दो भागों में विभाजित कर दें। इस पात्र को दो भागों में विभाजित कर दें तो क्या हो जाएगा, अब इसका आयतन जो हो जाएगा, प्रत्येक का आयतन V/2 हो जाएगा। एक पात्र है जिसमें टी ताप पर V आयतन वाली गैस भरी हुई है। ठीक, अगर इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे जो अलग अलग पात्र हमें मिलेंगे तो प्रत्येक का आयतन V/2 आ जाएगा, लेकिन ताप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ताप सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये है कि जो गैस का जो आयतन है, गैस का जो आयतन है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, लेकिन ताप जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, आयतन क्या है, पदार्थ की मात्रा कितनी है, कम है कि ज़्यादा है। अगर पदार्थ की मात्रा कम है तो आयतन कम रहेगा, पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो आयतन ज़्यादा रहेगा। लेकिन ताप क्या है, लेकिन ताप क्या होता है, ताप क्या होता है, वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ताप पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ताप कितना भी, पदार्थ की मात्रा कितना भी रहे, ताप क्या है, उतना ही रहेगा, है ना। अगर फिक्स रख रहे हैं ताप को तो वो चाहे इसका हम लोग छोटा सा भी, इसमें जितनी गैस भरी हुई है उसका थोड़ी सी भी मात्रा ले रहे हैं हम लोग किसी बंद पात्र में, तो उसमें ताप भी क्या होगा, सेम रहेगा। चाहे इसकी पूरी मात्रा को ले चाहे उसकी थोड़ी सी भी मात्रा को ले, ताप तो सेम रहेगा ना। तो ये है कि जो ताप होता है वो एक तरीके से आपका क्या है, गहन गुण है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो आयतन होता है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा ही करेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं अवस्था फलन एवं अवस्था चर। तो वे अवस्था चर या परिवर्तन जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पद पर आधारित नहीं होते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जो केवल प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, पद पर निर्भर नहीं करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय पैरामीटर है, इसको समझना भी क्या है, आवश्यक है। अवस्था परिवर्तन या अवस्था चर, अवस्था फलन के बारे में देखा, अब अवस्था चर। तो अवस्था परिवर्तन या अवस्था चर वे सभी ऊष्मागतिकीय पैरामीटर हैं जिनके परिवर्तन से निकाय की अवस्था परिवर्तित होती है। अवस्था चर वे पैरामीटर हैं जिनके परिवर्तन से उस निकाय की अवस्था क्या होती है, चेंज होती है, परंतु इनमें वे पैरामीटर जो पद पर निर्भर न होकर केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में निश्चित मान रखते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन जो होता है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन अवस्था चर जो होता है, अवस्था चर वे पैरामीटर है जिसके चेंज होने से पूरी अवस्था ही क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक, अवस्था परिवर्तन जिसके चेंज होने से पूरी अवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है। और जो आपका अवस्था फलन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। अवस्था फलन को समझने के लिए एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। माना कि जमीन से, ठीक है, जमीन से हम लोग चौथे तल पर स्थित यहाँ पे एक कक्ष है, वहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, माना कि जमीन से चौथे तल पर एक कक्ष है जहाँ पे हमें पहुँचना है ना। तो इस चौथे कक्ष की और इस मतलब यहाँ पे जो ऊंचाई है आपकी, जो आपकी ऊंचाई है वो आपकी क्या है, अवस्था फलन है। अवस्था फलन क्या है, अवस्था फलन जो है आपकी h ऊंचाई है ना, क्योंकि ऊंचाई जो है प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करती है, प्रारंभिक और अंतिम पर, प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था पर। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग इसी तरीके से तो प्रारंभिक और अंतिम को तो देख के ही बताते हैं ना कि इसकी ऊंचाई इतनी है इतनी है। लेकिन मान लेते हैं इस कक्ष में पहुँचने के लिए हम सीढ़ी से अगर इस कक्ष तक पहुँचते रहे हैं, सीढ़ी के माध्यम से इस कक्ष तक पहुँच रहे हैं, और
लिफ्ट के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो जब हम लोग सीढ़ी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिफ्ट की सहायता से यहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमें कम काम करना पड़ेगा। मतलब सीढ़ी से अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन लिफ्ट की सहायता से पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कम मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कार्य जो है आपका, जो W जो है, मतलब जो कार्य है वो आपके पथ पर निर्भर कर रही है कि आप कौन सा पथ यहाँ पे पहुँचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप लिफ्ट की सहायता से जा रहे हैं या सीढ़ी की सहायता से जा रहे हैं। तो जो आपका काम है वो किस पर निर्भर कर रहा है, पथ पर। तो इस कारण जो कार्य जो है आपका अवस्था फलन नहीं है, कार्य अवस्था फलन नहीं है, क्योंकि ये आपका पथ पर निर्भर करता है। और जबकि अवस्था फलन का परिभाषा में हमने देखा जो प्रारंभिक और अंतिम दशा पर निर्भर करता है, लेकिन पथ आधारित नहीं होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे काम जो है, हमारा जो कार्य है वो पथ पर निर्भर कर रहा है। सीढ़ी से जाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लिफ्ट से जाएंगे तो कम काम करना पड़ेगा। तो वो पथ पर निर्भर कर रहा है ना कि किस पथ का, किस मार्ग का इस्तेमाल आप लोग इसके लिए कर रहे हैं। तो कार्य एक अवस्था फलन नहीं है, लेकिन ऊंचाई आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर कर रही है। यहाँ से इसी पर निर्भर कर रही है, इन दोनों को देखकर ही बता रहे हैं। तो ऊंचाई आपकी अवस्था फलन है, लेकिन कार्य अवस्था फलन नहीं है। ठीक, यहाँ पे अवस्था फलन के उदाहरण है आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, दाब, ताप। ये क्या है, अवस्था फलन है। ये मतलब अवस्था फलन के उदाहरण है आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा और ताप दाब। यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। तो ये तो आपकी क्या है, अवस्था फलन के उदाहरण है। लेकिन जो आपका ऊष्मा है, ऊष्मा और कार्य, ये क्या है, आपके अवस्था फलन नहीं होते हैं। ऊष्मा और कार्य ये क्या है, आपके अवस्था फलन नहीं होते हैं। वो किस पर निर्भर करते हैं, वो अपने पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर। ठीक है, लेकिन ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं ये सभी। लेकिन ऊष्मा और कार्य ये पथ पर निर्भर करते हैं, वो अवस्था फलन के उदाहरण नहीं है। ठीक।